नमस्कार दोस्तों, कैरियर पेप्टम के डेली करंट अफेयर्स अपडेट सेक्शन में आपका स्वागत है। तो आज देख लेते हैं आज के जो करंट अफेयर्स हैं। तो आज 28 जून 2023 है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेंगी। तो संघीय जज जो है नुसरत जहां चौधरी हैं और बंगाली रेसिडेंशियल है। ये एक बांग्लादेशी निवासी हैं, बांग्लादेशी अमेरिकी वकील हैं जो कि अमेरिका में जाके वकील बनी। न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए संयुक्त राज्य जिला न्यायालय संयुक्त राज्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करने के लिए नामित है। चौधरी अमेरिकी संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली दूसरी मुस्लिम और पहली मुस्लिम महिला होंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने गुरुवार 15 जून को इनकी नियुक्ति की है, जो कि 50 में 49 वोटों से हुई। नुसरत चौधरी की नियुक्ति की पुष्टि करने के लिए मतदान हुआ था। तो ये नुसरत चौधरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन, किस देश ने योग को बढ़ावा देने के लिए पहले विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है। तो ये ओमान है। एक अग्रणी पहल में जैसे कि 21 जून को हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने घोषणा किया था कि 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा और भारत को योग गुरु के रूप में मान्यता दिलवाई जाएगी, क्योंकि भारत से ही कहीं न कहीं अच्छी पढ़ाई की शुरुआत। हाँ, डेवलपमेंट के दौर में आगे चले जाए यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन यहाँ की सब कुछ मतलब सांस्कृतिक विरासत अच्छी रही है, तो योग के रूप में भी अच्छी रही है। तो एक अग्रणी पहल में ओमान के सल्तनत में भारतीय दूतावास ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर सोफुल योगा सेरेन ओमान नामक एक अभिनव वीडियो पेश किया है। वीडियो में विभिन्न देशों के योग उत्साही लोगों को सुंदर योग मुद्राएं करते हुए दिखाया गया। मस्कट और उसके आसपास के आश्चर्यजनक पृष्ठभूमि जैसे पहाड़, समुद्र और रेत के टीले। भारतीय दूतावास ने वीडियो बनाने के लिए ओमान के जो पर्यटन मंत्रालय उनसे संपर्क किया था। पर्यटन मंत्रालय को संपर्क किया था। अपनी कंपनी विजिट ओमान के साथ साझेदारी की। यह किसी विदेशी सरकार द्वारा देश को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग करने का पहला उदाहरण है। वीडियो न केवल दुनिया भर में एक स्वास्थ्य अभ्यास के रूप में योग की बढ़ती हुई लोकप्रियता की स्वीकार्यता को दर्शाता है, बल्कि ओमान में बढ़ती हुई प्रमुखता पर भी प्रकाश डालता है। ओमान में 7 लाख से बड़ी संख्या भारतीय समुदाय के साथ योग ने, देखिए भारत के काफी लोग अलग अलग देश में रहते हैं, अलग अलग प्रोफेशंस करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं तो कोई कुछ करते हैं। तो इस तरह के प्रोफेशन करते हैं, तो भारत इन चीज़ों को धीरे धीरे बढ़ावा देता है और अन्य देशों से पारस्परिक अच्छे संबंध रखता है। कि जैसे कि देखिए, कुछ लोग कुछ भी पैसा कमाए तो भेजेंगे तो घर पैसा भेजेंगे तो भारत सरकार को कुछ न कुछ एक दृष्टिकोण से कुछ न कुछ फायदा है, को टैक्स कुछ न कुछ मिलेगा। तो ये चीजें होती है। तो चाहते हैं लोग कि बाहर भी कमाए, और इतने सारे लोगों को नौकरी जॉब देना संभव नहीं है। तो देश विदेश में अभी देखते हैं मल्टी नेशनल कंपनी जितने बड़ी ट्विटर में तो अभी नहीं है, फेसबुक में अभी नहीं है, आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ट्विटर हो गया, और अच्छे कंपनी में CEO लेवल पे जो है इंस्टाग्राम जैसे हो गया, तो इन सब में भारतीय है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1348 करोड़ के रुपए की मंजूरी दी। तो ये हो जाएगा राजस्थान 19 जून 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राज्य ने नागौर जिला के जैसलमेर अलवर के धार्मिक स्थलों पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ का वित्तीय प्रस्ताव की मंजूरी दी है। जब आपने नागौर पढ़ा होगा तो नागौर के विषय में एक चीज याद आता होगा कि पंचायती राज की शुरुआत यहीं से नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। मालूम हो कि राज्य सरकार के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा और ऐसे स्थानों पर यात्रियों की विभिन्न सुविधाओं को विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही है। नागौर जिले में बुटाटी, घाटेश्वर महादेव मंदिर, हरमल दास जी महाराज एवं दरगाह हजरत समन दीवान बाबा बड़ी खाटू, तो ये जो है हमारे धार्मिक स्थल, उनको बढ़ावा देने की पर्यटक और आए और उनका
पर्यटन विभाग का कुछ इनकम बढ़े, तो इसके लिए इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाल ही में इम्तियाज अहमद का निधन हुआ, वे कौन थे? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ समाजशास्त्री, लेखक, समाजसेवी और पत्रकार। तो समाजशास्त्री थे ये जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर थे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर इम्तियाज अहमद। सोमवार को निधन हो गया इनका, 83 वर्ष के थे। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में इनका इलाज चल रहा था, आईजीएमएस में। प्रोफेसर अहमद इस्लाम जाति पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सामाजिक मानव विज्ञान में गहरी रुचि के साथ काम किया। विश्वविद्यालय में समाजशास्त्री, राजनीति विज्ञान और इस्लामी अध्ययन पढ़ा है। प्रोफेसर अहमद ने अकादमिक पत्रिकाओं और मुख्यधारा मीडिया दोनों के लिए योगदान दिया। उनके छात्रों और सहकर्मियों ने उन्हें एक पिता तुल्य व्यक्ति के रूप में याद किया, जिन्होंने एक गुरु, एक मित्र और एक कट्टर धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के रूप में उसका मार्गदर्शन किया। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया? पनामा में भारत का पहला जो राजदूत नियुक्त किया गया वो है सुमित सेठ। तो सुमित सेठ भारतीय विदेश सेवा के वर्ष 2005 बैच के अधिकारी हैं और अभी विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। बैच 2005 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी सुमित सेठ पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, पहले मेडिकल फार्मेसी में काम कर चुके हैं, क्योंकि ये डॉक्टरी से इन्होंने पढ़ाई की। तो आगे देखते हैं हम लोग, हाल ही में कौन सा राज्य सितंबर में देश के पहले मोटो जीपी इवेंट की मेजबानी करेगा? तो मोटो जीपी इवेंट की मेजबानी जो करेंगे वो है उत्तर प्रदेश। तो देखिए, इसके लिए एक मोटो जीपी होता है कि एक रेस आयोजित की जाएगी दोपहिया वाहनों की, और इसके लिए भारतीय मोटर स्पीड परिदृश्य को महत्वपूर्ण को बढ़ावा देने के लिए अगले साल ग्रेटर नोएडा में इसकी शुरुआत होगी। और ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में पहली मोटो जीपी विश्व चैंपियनशिप दौड़ की मेजबानी करेगा, जिसे ग्रैंड प्रिक्स ऑफ भारत कहा जाएगा। इसका नाम रखा जाएगा ग्रैंड प्रिक्स ऑफ भारत। इवेंट के प्रमोटर ने विज्ञप्ति में कहा है कि मोटो जीपी की भारतीय रेसिंग परिदृश्य में मोटाई को भी सामने पेश करने की योजना है, जो न केवल एशिया में बल्कि पहली होगी, बल्कि शुद्ध कार्बन उत्सर्जन के साथ एक महत्वपूर्ण पहल भी होगी। तो कार्बन उत्सर्जन के साथ महत्वपूर्ण पहल, तो ये एक इलेक्ट्रिक वाहन के साथ हो सकता है या फिर सीएनजी के साथ हो सकता है। देखते हैं इसकी शुरुआत होगी तो कैसे इसको किया जाएगा। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। शरणार्थी दिवस जैसे कि दूसरे देशों से आ जाते हैं लोग प्रताड़ना के कारण, चाहे किसी और वजह के कारण, तो इसका है अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस का 20 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पर्व यह दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति को जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया था कि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाएगा और सभी शरणार्थियों को सम्मानित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्थन करने के लिए स्मरण किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल, देखिए जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के राजकीय दौरे पे थे और उसके बाद मिस्र गए, तो ये मिस्र हो जाएगा। मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं वहाँ में श्री अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 जून को काहिरा में प्रेसिडेंसी में आयोजित होने वाले विशेष समारोह में मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। यह 13वां ऐसा सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जो दुनिया भर के विभिन्न देशों ने पीएम मोदी को प्रदान किया है। तो हेलियोपोलिस जो युद्ध है, हेलियोपोलिस युद्ध का जो कब्रिस्तान है, जो फिलीपींस में युद्ध हुआ था मिस्र और फिलीपींस के बीच, तो उसमें 4000 लगभग भारतीयों की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ से जो गए थे वो सैनिक के रूप में वहाँ लड़े थे, तो उसकी एक कब्रगाह बनाई गई है। तो उसको श्रद्धांजलि के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए थे। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, हाल ही में भारत ने किस देश को फर्टिलाइजर निर्यात की शुरुआत की? तो फर्टिलाइजर निर्यात अमेरिकी। तो देख लीजिए जो शुरुआत की है वो नैनो यूरिया क्या होता है, पिछले 2-3 सालों से ये काफी चर्चा में है।
भारत द्वारा बनाया गया नैनो यूरिया, जैसे कि आप या हम देखते हैं खाद जो खेतों में डाला जाता है फर्टिलाइजर, तो ये होता है रवा के रूप में, बोरे में आता है, दानेदार होता है। लेकिन ये क्या है, तो इसका जो डेवलपमेंट किया गया इफ्को के द्वारा, तो काफ़ी ग्रीनरी यूज होता है इसका। इनका मानना है कि जो 500 मिलीलीटर का एक बोतल है वो पारंपरिक यूरिया के एक बोरे जो 50 केजी बोरे का आता है उसके बराबर है। और इसमें फ़ायदा यही है कि जैसे कि आप खाद डालते हैं या कोई किसान डालता है अपने खेतों में, तो वो मिट्टी के संपर्क में आता है, तो ये इसका छिड़काव किया जाता है। ये खाद तो है नहीं, इसका पानी में डाल के स्प्रे से, पानी में घोल के स्प्रे से इसका छिड़काव किया जाता है। ये सिर्फ पौधों पे पड़ता है और बहुत कम असर जमीन पे पड़ता है। तो एक प्रदूषण कम होता है, रसायनों का प्रयोग हुआ पर्यावरण का प्रदूषण कम करता है और पारंपरिक यूरिया से सस्ता भी पड़ता है, क्योंकि ये एक छोटा सा बोतल है और काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो आप इसको इजी टू यूज है। इसे इफ्को के वैज्ञानिकों ने कई वर्षों के शोध के बाद जारी किया, तो इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। तो इसको एक्सपोर्ट लेवल पे बढ़ाया जा रहा है। अभी तो अमेरिका की शुरुआत हुई, अगले कुछ वर्षों में काफ़ी शुरुआत हो जाएगी और अलग अलग देशों ने भी इसकी खोज शुरू कर दी है और प्लांट इसका लगाने की कोशिश की जा रही है। और नाइनो डीपी, देखिए ये तो यूरिया के लिए था और डीएपी के लिए भी शुरुआत हो चुकी है। नाइनो डीएपी बनाया जा रहा है और इसकी जो कॉस्टिंग है जो डीएपी बोरे में आती है उससे काफ़ी सस्ती है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में टाइटैनिक का मलबा देखने गए 5 लोगों की मृत्यु पनडुब्बी दुर्घटना में हो गई। पनडुब्बी संचालक एक कंपनी का क्या नाम है? तो ये कंपनी संचालक जो है ये ओशियन गेट्स थे, ओशियन गेट्स एक्सपीडिशन। इसकी सीईओ की मौत हो गई और पाकिस्तान के एक अरबपति और उनके पुत्र और 2 और लोगों की मृत्यु हुई। तो आरएमएस टाइटैनिक जो कि 1912 में 15 अप्रैल 1912 को डूब गया था साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर की अपनी पहली यात्रा के दौरान। ये बहुत बड़ी शिप थी और लगभग एक छोटा सा चलता फिरता शहर के समान, क्योंकि इसको तो बनाया गया था कि बड़े बड़े शहरों को जोड़ेगा, बड़े बड़े शहरों से लोगों को ले जाएगा। लेकिन ये पहली यात्रा के दौरान एक हिमखंड एक बहुत बड़ी बर्फ के चट्टान से टकराने के कारण ये डूब गई और लगभग 1500 लोगों की मृत्यु हो गई। तो उसी को देखने के लिए ये ओशियन गेट्स कंपनी जो 2007 से काम कर रही थी, तो लगातार अब तक तो दिखा ही रही थी, लेकिन इस बार पता नहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया ऐसा, जो कि इस कंपनी के सीईओ भी उसमें मौजूद थे, उनकी भी मौत हो गई। और आज तक अभी तक सिर्फ पनडुब्बी जो ये गई थी उसके टुकड़े मिले हैं और लाश का अभी तक अता पता नहीं चल पाया है। तो ओशियन गेट्स की पनडुब्बी में बैठकर 5 लोग टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे कई दिन। उसके 2 घंटे के बाद ही जो कनेक्शन है ऊपरी शिप से कट गया। उसके बाद 96 घंटे का ऑक्सीजन उसमें था, लेकिन काफ़ी खोज प्रयास के कारण भी नहीं मिल सका। बाद में उसका मलबा मिला। तो आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक सभी प्रकार के ट्रकों को वातानुकूलित करने का आदेश दिया है? तो ये 2025 है। ट्रक की जो केबिन होती है उसको अब एयर कंडीशनड बनाया जाएगा। तो सोमवार को सड़क केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश में 2025 तक सभी ट्रक के केबिन को वातानुकूलित करने की मंजूरी दी है। यूँ तो वोल्वो, देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और उसका बड़े बड़े मॉडल जो हैं उसमें तो पहले से आते थे, लेकिन अब नॉर्मल जितने भी ट्रक होंगे हर किसी का कैबिन एसी बेस्ड होगा और सब हर चीज़ में एसी। तो इसका जो रीजन दिया गया है कि भारत में ट्रक ड्राइवर्स के आरामदायक सफर के लिए 2025 से सभी ट्रक केबिनों को अनिवार्य रूप से वातानुकूलित करना होगा। सरकार ने ऐसा आदेश जारी करते हुए ट्रक निर्माता कंपनियों को ट्रक के सभी ट्रिम्स को एयर कंडीशन करने का आदेश दिया है। देश में ट्रक ड्राइवर्स डिलीवरी के लिए रोजाना सड़कों पे मीलों सफर करते हैं और इसी बीच वो अपने ट्रकों के केबिन में, जैसे कि किसी को जाना है दिल्ली से चेन्नई तो एक दिन में पहुंचेंगे नहीं, तो एक दिन में पहुंचेंगे, बीच में रुकेंगे कहीं ढाबे पे,
तो या फिर ढाबे पे नहीं रुक पाए तो कहीं बीच में रुकेंगे, खुद से खाना बनाते, खुद सिलेंडर रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, कुकर वुकर, और अपना खाना वाना बनाते हैं और खुद उसी कैबिन में ट्रक सड़क के किनारे लगा के सो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो उसमें थोड़ी आरामदायक होनी चाहिए, इसलिए इसको नेसेसरी किया गया है। आगे देखते हैं, अगला है हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा रमन 1 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ये स्काई रूट एरोस्पेस है, जो कि भारत की निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। तो स्काई रूट एरोस्पेस जो इसरो के साथ मिलकर काम करती है, तो रमन 1 इंजन की उड़ान योग्यता का सफलतापूर्वक उड़ान को आयोजित किया है, जिसका उपयोग कंपनी के निर्माणाधीन जो विक्रम 1 रॉकेट बन रहा है उसमें रोल एल्टीट्यूड के नियंत्रण के लिए किया जाएगा। भारतीय अनुसंधान इसरो के लिक्विड प्रोपेल्शन सिस्टम में इंजन का परीक्षण किया गया, जिससे स्काई रूट इस सुविधा का उपयोग करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो टेस्ला है, उसकी जो वो पेरेंट कंपनी जो है, तो वही काफ़ी निजी क्षेत्र में काफ़ी नाम की हुई है और अपने सैटेलाइट्स बिछा रही है और उपग्रह उड़ा भी रही है और दूसरे देशों को भी मदद कर रही है। तो भारत में भी कुछ कुछ डेवलपमेंट हुए हैं और कुछ कुछ निजी कंपनियां सामने आई है। तो रमन 1 इंजन का रोल एटीट्यूड कंट्रोल करने के लिए नियोजित किया, जो रॉकेट के रोटेशन और ओरिएंटेशन को प्रबंधित करने की क्षमता सुनिश्चित करते हैं। चढ़ाई के दौरान रॉकेट की स्थिरता की गारंटी के लिए रोल रवैया को बनाए रखना महत्वपूर्ण और नियंत्रित घुमाव के परिणाम स्वरूप अस्थिरता हो सकती है। इसे रॉकेट के प्रक्षेप पथ को सटीक रूप से नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यह उड़ान प्रणाली के दौरान रॉकेट के वायु गतिक गुणों को समायोजित करने की सहायता करती है और रोल के साथ अपने रॉकेट के अभिविन्यास को बदलकर अपने वायुगत की प्रोफाइल को अनुकूलित करता है। तो अभी देखिए, आपने सुना होगा कि अमेरिका कभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है, लेकिन अभी भारत के साथ जो जेट इंजन बनते हैं, देखिए उसके सबसे अच्छे जेट इंजन में तो F-35 अभी है। इससे पहले F-16 था, क्योंकि F-16 पाकिस्तान को भी दे दिया था अमेरिका ने। इस पर भारत काफी ये हुआ था, लेकिन फिर भी उन लोगों के षड्यंत्र रूपी जो एक नीति है वो समझ में नहीं आती है। क्योंकि हम लोग जैसे कि ये बालाकोट स्ट्राइक वाला हुआ था और उसके बाद जैसे कि फाइट हुए थे, तो MiG-21 और F-16 में भिड़ंत हुई थी, जबकि दोनों जहाज गिर गए थे पाकिस्तान के तरफ और जो हमारे पायलट हैं वो सुरक्षित बच गए थे, पाकिस्तान से फिर वापस आए थे। तो F-16 उस टाइम, MiG-21 तो काफ़ी लो ग्रेड है उससे, और F-35 अच्छी है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए एक समझौता किया है अमेरिका ने कि भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा और जेट इंजन का निर्माण भारत में किया जाएगा। तो आगे देखते हैं आने वाले समय में क्या क्या होता है। स्काई रूट विक्रम के साथ भारत रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली निजी कंपनी। देखिए, बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और निजी कंपनी सामने आती है और वो भी कुछ मुनाफा कमाती है, और जो हमारी सरकारी कंपनी है इसरो है, तो उसको भी बहुत सारा हेल्प मिल जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस IIT संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम वर्षा के उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये IIT कानपुर है। तो देखिए, इसके जो प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल हैं, मनिंद्र अग्रवाल की अगुवाई में ये सब किया गया है। और काफ़ी पहले कोविड काल से पहले इसकी अनुमति सरकार ने दे दी थी कि आप कीजिए। देखिए, काफ़ी सूखे, इस बार तो काफ़ी सूखे, मतलब काफ़ी जगह नलकूप पंप सूख गए, कुएं सूख गए, तो कैसे लोगों का काम चलेगा? तो कृत्रिम वर्षा को धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा जा रहा है कि हम लोग कृत्रिम वर्षा करा सकें। क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम वर्षा कराने की बड़ी सफलता हासिल हुई। IIT कानपुर ने 23 जून को क्लाउड सीडिंग के लिए एक परीक्षण उड़ान को सफलतापूर्वक आयोजित किया, जिसके जरिए 5000 फीट की ऊंचाई से एक पाउडर खुल गया, एक जेट में सारा सिस्टम लगा के उसके बाद ऊपर से छिड़का गया, पाउडर गिराया गया, और उसके बाद एक फ्लेयर जलाया जाता है। फ्लेयर जलाने के बाद वो बारिश शुरू होती है, यानी कृत्रिम बादल बनते हैं और
बारिश हुई। हालांकि इस दौरान बारिश नहीं हुई, कृत्रिम बादल तो बने थे, क्योंकि इसके लिए फ्लेयर्स को फायर नहीं किया गया था। ये सिर्फ उपकरणों का एक ट्रायल था, इसलिए बारिश कराना नहीं था। ट्रायल था कि हम लोग सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं। तो ये सक्सेसफुल हो गए। परीक्षण के दौरान बारिश नहीं हुई क्योंकि हमारे इस परीक्षण के दौरान बादलों फ्लेयर्स को फायर नहीं किया गया। ये उपकरण के लिए एक ट्रायल था, लेकिन ये टेस्टिंग सफल है। अगले चरणों में क्लाउड सीडिंग कहीं अगर चलाने की अनुमति देती है सरकार तो ये चलाए जाए। अनुमति के बाद हुआ। इस प्रोजेक्ट को बीते कई सालों से काम कर रहे हैं। कोरोना काल की वजह से इसकी जो सामान की खरीदारी में देर हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई वर्ष पहले क्लाउड सीडिंग के परीक्षण की इजाजत दे दी थी। देश को सूखे से राहत दिलाने के लिए IIT कानपुर ने बड़ा प्रयोग किया है। कृत्रिम बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग के एक परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? तो बलिदान स्तंभ का उद्घाटन लाल चौक के कश्मीर में किया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा है श्रीनगर के वाणिज्य केंद्र लाल चौक के पास पार्क में उनके साथ शामिल हुए। स्मारक स्मार्ट सिटी परियोजना का एक हिस्सा भी उन बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की मंजूरी दी है? तो ये हो जाएंगे ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने दी है। ओडिशा के CM की कैबिनेट बैठक में अध्यक्षता में संपूर्ण पुष्टि योजना कैबिनेट सम्मेलन सामने आई है। और 15 पहल वहाँ एक 15 पहल का एक चलाया जा रहा है। 15 पहल में से एक पहल है ओडिशा में MSPY कार्यक्रम से 15 से 19 वर्ष की जो किशोरियां हैं उनकी जाति को ध्यान में, मतलब देखिए कास्ट बेसिस नहीं, जिनको जरूरत एक्चुअल में है उनको पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। इनके अतिरिक्त एनीमिया जो लोहे की कमी होती है जैसे बीमारियों की जांच के लिए किशोरी मेला का भी आयोजन ज्यादातर किशोरियों में पाया जाता है किया जाएगा। इस कल्याण कार्यक्रम मदद से राज्य सरकार से उम्मीद है कि गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों में पोषण की स्थिति में सुधार होगा। 23 से 24 में शुरू होकर यह 5 साल तक अधिकतम चल सकेगा। आगे देखते हैं। हाल ही में नासा के ऑटोनमस कार्यक्रम में नासा के जो कार्यक्रम है वो चंद्रमा की सतह को जानना है, तो उसके लिए कौन सा देश शामिल हुआ? तो भारत ये भारत ऑटोनमस स्पेस एजेंसी है। भारत के काफी विचार चल रहे थे कि इसको किया जाए या नहीं किया जाए, धीरे धीरे तो शामिल हुए भारत। तो आगे देखते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी में नासा के ऑटोनमस कार्यक्रम के एक हिस्सा प्रोग्राम के तहत नासा चंद्रमा पर पहली महिला को उतारेगा और इस कार्यक्रम की मदद से चंद्रमा की सतह को और ज्यादा जानना है और इंटरनेशनल सहयोग से नासा चांद पर अस्थायी तौर पर मौजूद होगा। यहीं से मंगल ग्रह और यहीं से वहाँ अस्थायी रूप से मौजूद होगा। अभी तो जाते हैं और अपना परीक्षण करके वापस आ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे तैयारी की जा रही है कि वहाँ बसने की। साल 2020 में नासा ने अमेरिकी विदेश विभाग की मदद से दूसरे 7 देशों के साथ मिलकर ऑटोनमस समझौते की शुरुआत की थी। इन 8 देशों में अमेरिकी, ब्रिटेन, UAE, लग्जमबर्ग, जापान, इटली, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे, लेकिन जल्द ही इन समझौतों में शामिल होने के लिए देशों को बढ़ाने लगे और आज 26 देश इस देखिए शुरू में तो काफी कम देश आए, 7 ही देश आए और धीरे धीरे इसकी उपलब्धता और सब कुछ देखते हुए काफी देश सामने आए। तो अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने जांच के लिए पारस्परिक कानूनी संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये बेल्जियम हो जाएगा और भारत के बेल्जियम के पारस्परिक कानूनी सहायता संधि MLT पर हस्ताक्षर किए, जो ब्रुसेल्स के अधिकारियों को भारत की अदालत द्वारा जारी किए गए किसी भी तलाशी वारंट को निष्पादित करने और भारतीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जा रहे एक संदिग्ध को बुलाने की अनुमति देता है। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से जांचकर्ताओं को पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड जो नीरव मोदी है, क्या उसके भाई निशल मोदी, जिसे वो लोग वहाँ रहते हैं बेल्जियम में, तो उसको लाने में, प्रत्यर्पण करने में आसानी होगी। हाल ही में पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा।
पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने गुरुवार को पूर्वोत्तर राज्यों में युवाओं के लिए एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क के साथ एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया। एमओयू के अनुसार पेटीएम इंक्यूबेशन सेंटर के शुरुआती चरणों स्टार्टअप को रियायती मूल्य पर अपना उत्पाद उपलब्ध कराया गया। विकास के शुरुआती चरणों में युवाओं के व्यावसायिक उद्यमों की सहायता के लिए पेटीएम स्टार्टअप टूल किट के माध्यम से मुफ्त क्रेडिट की पेशकश करेगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस संस्था ने जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो ये विश्व आर्थिक मंच है, इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2023 हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई थी। लिंग समानता के मामले में भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर है। देश ने 2022 में के आंकड़ों से 1.4% का अंक का सुधार किया है, जो कि देखिए 146 देश में 127वें स्थान पर भारत की पोजीशन रही है। 2022 के समता स्तर के आंशिक सुधार तो दिखाता है। चलिए आगे जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया गोवा घोषणा पत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? ये पर्यटन से संबंधित गोवा घोषणा क्षेत्र। हाँ, G20 के मंत्री स्तरीय बैठक की घोषणा सर्वसम्मति से अपनाया गया है और यह चौथी पर्यटन कार्य समूह की बैठक की विफलता। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि G20 की अध्यक्षता इस पर भारत कर रहा है। इसके विभिन्न चरणों की बैठक विभिन्न राज्यों में हो रही, जम्मू कश्मीर में काफी हुई, बिहार में हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, तो अलग अलग जगह पे हो रही है। तो इसी में एक जो मंत्री स्तरीय बैठक गोवा में घोषणा हुई है, तो वो होगी। उसके बाद G20 देशों और अतिथि देशों से 130 से अधिक जो प्रतिनिधि है उन्होंने भाग लिया है और इसके सफलता के बाद गोवा घोषणा पत्र में पर्यटन को क्षेत्र से संबंधित ये चीज गोवा घोषणा पत्र में देखा गया। आगे 20 क्वेश्चन आज के हो गए और अगर आप मेरे चैनल को प्रमोट करते हैं, अच्छे वे में लेते हैं, तो आप सब्सक्राइब करें और देखते रहें। PDF अभी चैनल पर डाल देंगे हम लोग, तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपना तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।